नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व पिछली वीडियो में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न था, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने हेतु भेजे गए अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर है लूसी। इस रूप में हमने देखा था, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, है ना, अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम क्या था? लूसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए 12 वर्ष के मिशन पर लूसी नाम का एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, सार्थक क्या है? तो इसका आंसर है भारतीय तटरक्षक जहाज। ठीक है, इसका नाम क्या है? सार्थक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अभी हाल ही में पश्चिमी तट में तैनात किया गया है। ठीक, ये स्वदेशी रूप से निर्मित भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज। चलिए, अगला प्रश्न था, फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नामकरण क्या किया गया है? तो इसका आंसर पिछले टॉपिक में हमने देखा था, नाम क्या रखा गया है? मेटा। ठीक है, फेसबुक का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? मेटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? खिलाड़ियों की संख्या पूछी है। तो हमने आपको बताया था कि कुल 12 खिलाड़ी हैं, जिनमें मिताली राज, मनप्रीत सिंह, सुनील छेत्री, PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, लवलीना बोरगोहेन। ये 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम और ये किस खेल से संबंधित है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है वर्ष 2014 में। इसको भी हमने देखा था, यहां देखिए, है ना। यह वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक, चलिए तो चलते हैं आज के टॉपिक में। चलिए, आज का पहला टॉपिक है देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक भव्य यात्रा निकाली गई है जिसमें माता अन्नपूर्णा को बनारस में पुनः स्थापित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि हाल ही में कनाडा से 1 सदी से अधिक समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को भारत वापस लाया गया। ठीक है, एक मूर्ति है जो कि वर्ष 1913 के आसपास यहां से तस्करी करके कनाडा ले जाई गई थी। उस मूर्ति को वापस लाया गया है और इसी के लिए ये जो रथ यात्रा है ये आयोजित किया गया है। इस मूर्ति को देश के बाहर वर्ष 1913 के आसपास तस्करी के रूप में बाहर कर दिया गया था। ठीक है, यानी इसकी तस्करी कर दी गई थी वर्ष 1913 में। यह मूर्ति पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा प्राप्त की गई है। इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में एक अन्नपूर्णा मठ है, वहां पर इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये मूर्ति तब स्थापित की गई है, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद से यहां पर अन्नपूर्णा मठ स्थापित किया गया था और ये जो मूर्ति है उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया था। इसको वापस लाया गया है अभी हाल ही में। यह मूर्ति बनारस शैली में उकेरी गई है जो 18वीं शताब्दी की है। यह कनाडा के रेजिना विश्वविद्यालय में मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखी गई थी, यानी तस्करी करने के बाद इसको कनाडा के रेजिना विश्वविद्यालय के मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखा गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
अभी इससे रिलेटेड जो है, ठीक है, एक रथ यात्रा आयोजित की गई है, तो इसको याद रखिएगा। इसको कहां स्थापित किया जा रहा है? देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को तो काशी विश्वनाथ मंदिर में। और इसे तस्करी के बाद किस देश ले जाया गया था? तो याद रखिएगा कनाडा। क्लियर? तो वो मूर्ति देख लेते हैं। ये है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। इनके एक हाथ में चम्मच है और एक हाथ में खीर का पात्र है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2021। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए हैं। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 के लिए 119 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। यह सबसे ऊपर होता है पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत, सबसे बड़ा सम्मान है पद्म पुरस्कारों में। दूसरा पद्म भूषण, ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री दिया जाता है प्रतिष्ठित सेवा के लिए। ठीक, देखिए भारत रत्न अलग है। भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, नागरिक अवार्ड। लेकिन ये सभी जो है ये पद्म पुरस्कार अलग होते हैं, तो इसको और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो किसको मिला है आइए देखते हैं। सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो पद्मश्री पुरस्कारों में आपको पूरा याद नहीं करना है। पद्मश्री पुरस्कार में 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, मदन सिंह चौहान जी का और डॉक्टर राधेश्याम बारले जी का। मदन सिंह चौहान जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ के सूफी गायक हैं। आपने गाना सुना होगा, चना के दार राजा चना के दार रानी, चना के दार गोंदली झड़का थे रे, है ना। ये मदन सिंह चौहान जी के द्वारा गाया गया है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर राधेश्याम बारले जी की, तो ये पंथी के नर्तक हैं और इन्होंने गुरु घासीदास जी की जो शिक्षाएं हैं उनको पंथी के माध्यम से लोगों तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन दोनों को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक, अगला देखते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण सम्मान। इसमें कृष्णा नायर शांता कुमारी, तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कंबरा, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, कलबे सादिक, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ और तरलोचन सिंह, ये 10 लोग शामिल हैं। ठीक, अगला देखते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, है ना। कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और कुल 102 लोगों को पद्म श्री मिला है। ठीक, तो पद्म विभूषण किसको मिला? शिंजो एबे, आपको पता होगा, जापान से हैं। AP बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबीलाल और सुदर्शन साहू, इतने लोगों को मिला है पद्म विभूषण सम्मान 2021। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है श्रीनगर यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क में शामिल। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा एक सूची बनाई जाती है शहरों की, जिसमें रचनात्मकता के आधार पर शहरों का क्रम निर्धारित किया जाता है। तो इसी क्रम में श्रीनगर को शामिल किया गया है। तो ऐसा शामिल होने वाला हमारे देश का ये 6वां शहर है, 6 नंबर का शहर है। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनेस्को, ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क के एक भाग के रूप में नामित किया है। इसके अलावा 5 अन्य शहर जो हैं पहले से ही हमारे यहां इस सूची में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। और ये जो श्रीनगर है ये इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत का 6ठा शहर है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये नेटवर्क क्या है।
देखिए, इस नेटवर्क को वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके नगर नियोजन में आप बोल सकते हो जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो दिखती है, उसको इस नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत शामिल है। इन 7 क्षेत्रों के आधार पर किसी शहर को रचनात्मक क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक, इसके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर कब कब शामिल हुए हैं। तो जयपुर शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में वर्ष 2015 में शामिल किया गया। वाराणसी को संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में वर्ष 2015 में शामिल किया गया। चेन्नई को संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में वर्ष 2017 में शामिल किया गया। मुंबई को फिल्म की श्रेणी में वर्ष 2019 में शामिल किया गया। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में वर्ष 2019 में शामिल किया गया और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में अभी हाल ही में वर्ष 2021 में शामिल किया गया है। तो इन 6 शहरों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर में ये वर्ल्ड लेवल का जो करंट अफेयर है, जो व्यापम वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है। चर्चित व्यक्तित्व हैं वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। अभी हाल ही में जो करमबीर सिंह जी हैं, है ना, अभी हम लोग के नौसेना के प्रमुख, उनका अभी 30 तारीख को रिटायरमेंट होना है। तो उसके बाद नए नौसेना प्रमुख कौन होंगे? तो देखिए, इनका नाम क्या है? आर हरि कुमार। सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यानी नौसेना के नए प्रमुख कौन होंगे? आर हरि कुमार। मौजूद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। यानी कि ये नौसेना के हिस्से कब से है? वर्ष 1983 से। तो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं आर हरि कुमार जो कि अगले नौसेना प्रमुख होने वाले हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य। आपको पता होगा कि वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के तहत एक संगठन बनाया गया था विश्व स्तर का, जिसका नाम क्या रखा गया था? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंतर्गत अभी तक वर्तमान में 100 मतलब कुल 100 सदस्य जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल थे। अभी हाल ही में 101वें सदस्य के रूप में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। तो इस तरीके से ये 101वां सदस्य बन गया है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। क्लियर? इसी में आगे पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय, ये जो ISA है, इसका मुख्यालय है भारत में गुरुग्राम में। इसको याद रखिएगा, गुरुग्राम। और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि गुरुग्राम में ये स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर भी और इसका सेक्रेटरीट भी। ठीक है, यानी सचिवालय भी। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। यानी आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में कोल क्राइसिस हुआ था कुछ दिन पहले, यानी कि जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उन पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना, और इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा, इस पर हमारी निर्भरता को बढ़ाना, या यूं बोल सकते हो सोलर एनर्जी से ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करना इस गठबंधन का उद्देश्य है। ठीक, तो ये लोगो होता है ISA, आप देख पा रहे हैं यहां पर, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
ठीक, चलिए अगला टॉपिक है COP27 अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। आपको पता होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जो UNFCC है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCC, ठीक है, इसके द्वारा कॉप मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है। इसमें जो जलवायु परिवर्तन है उस पर संबंधित चर्चा की जाती है। तो अभी हाल ही में इसके 27वें क्रम की जो बैठक है उसके लिए स्थान घोषित कर दिया गया है। यह घोषित हुआ है कहां? मिस्र में। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि COP27 अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन मिस्र में होगा। ग्लासगो में आयोजित, देखिए ग्लासगो में 26वें क्रम का जो कॉप है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग है, वो आयोजित किया गया था। ठीक, तो ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान घोषणा की गई है कि वर्ष 2022 का सम्मेलन COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि इस सम्मेलन के वर्ष 2023 के संस्करण की मेजबानी यानी कि जो COP28 होगा, ये कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। ठीक है, यानी कि UAE में इसका आयोजन किया जाएगा COP28, लेकिन COP27 कहां आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये किया जाएगा मिस्र में। ठीक, ध्यातव्य है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, यहां पर देख पा रहे हैं आप। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है कैसर ए हिंद तितली। कैसर ए हिंद नाम सुन करके आपको गांधी जी याद आते होंगे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा दी गई एक उपाधि थी जिसे गांधी जी ने बाद में लौटा दिया था। ठीक, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। तो ये है भाई कैसर ए हिंद तितली, इसे अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य तितली के रूप में मान्यता दी है। इसके पहले आपने वर्ष 2017-18 के आसपास सुना होगा एक तितली का नाम ब्लू मॉर्मॉन का नाम सुना होगा। इसको महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजकीय तितली जो है वो घोषित किया था। तो अब अरुणाचल प्रदेश ने कैसर ए हिंद तितली को राज्य तितली के रूप में मान्यता दी है। इस तितली का वैज्ञानिक नाम टीनोपाल्पस इंपीरियलिस, ठीक है, टीनोपाल्पस इंपीरियलिस है। संरक्षण स्थिति की अगर बात करें तो इसे IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में ये शामिल है, इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश कैसर ए हिंद तितली। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है बिरसा मुंडा जयंती। हर साल 15 नवंबर को झारखंड में मनाया जाता है बिरसा मुंडा जयंती। ठीक, क्यों मनाया जाता है? देखिए 15 नवंबर को प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। मुंडा उलगुलान विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। साथ ही उस समय जो अंग्रेजों का साथ देने वाले व्यापारी थे उनको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। ठीक है, उनको उनमें दहशत रहती थी बिरसा मुंडा के नाम की। ठीक, तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसीलिए वे स्वयं को भगवान मानते थे। बिरसा अब्बा बोलते थे इनको। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। उन्हें अक्सर धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत किया और जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
उन्होंने अंग्रेजों को करों और साहूकारों को ऋण ब्याज का भुगतान न करने के लिए जनता को संगठित किया। इन्होंने जनता को कह दिया कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं और साथ ही जो आम लोगों का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ हमको संगठित होना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन की स्थापना के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम से गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया, जहां जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं हर वर्ष 15 नवंबर को। ठीक, चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क में शामिल नहीं है। कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? जयपुर, वाराणसी, बेंगलुरु या मुंबई? तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आर हरि कुमार, एस वी नारायण, के एम शंभू या टी एम हरि। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, आईएसए यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, पेरू या संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, COP27 अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? ऑप्शन है ईरान में, मिस्र में, चीन में या इंडोनेशिया में? तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कैसर ए हिंद तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर, मिजोरम, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, रानी गेंदिल्यू, रानी दुर्गावती या रानी अहिल्याबाई होलकर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो टोटल 6 प्रश्न हैं, इनका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।